Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue class 10th History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. और आज का हमारा टॉपिक है The Romantic Imagination and the National Feeling. Let me tell you कि ये लव रोमांस नहीं है, यहाँ पे हम रोमांटिक इमेजिनेशन को नेशनलिज्म के साथ जोड़ के पढ़ने वाले हैं। रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट लेट 18th to 19th century in literature, art and music। अब 18th century यानी 1701 से लेकर के 1799 तक का टाइम पीरियड 18th century कहलाएगी एंड 19th century 1801 से लेकर के 1899 तक का टाइम पीरियड। तो 18th to 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म यानी कि कल्चरल मूवमेंट चलने स्टार्ट हो गए थे। रोमांटिक वर्ड से क्या याद आता है? लव। अब यहाँ पे लव किसके टुवर्ड्स है? हमारे कल्चर के टुवर्ड्स, यानी लोगों ने अपने कल्चर के प्यार में पड़ के यानी अपने कल्चर से और ज्यादा खुद को रिलेट करके इमोशनली कनेक्ट करके तब जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए उन्हें रोमांटिसिज्म कहा गया। उनकी इसी आइडियोलॉजी को, इन्हीं कल्चरल मूवमेंट्स को रोमांटिसिज्म कहा गया। अब रोमांटिसिज्म यानी लोगों को जो अपने कल्चर से प्यार था वो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे लिटरेचर यानी जो भी हम लिटरेचर में स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं, स्टोरीज, पोएम्स, ये सब। तो लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक, इन सभी चीजों से लोगों को प्यार था। क्यों? क्योंकि वो उनके कल्चर का ही पार्ट है। उनका कल्चर इन्हीं सब चीजों से मिलके बना हुआ है। और लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Emphasized on emotions and imagination, individual creativity, love for nation and folk traditions। अब रोमांटिसिज्म जो है इसका एम्फेसिस, इसका फोकस किस पे रहा? इमोशंस एंड इमेजिनेशन। लोगों के इमोशंस को एक तरह से ज्वाइन कर दिया गया नेशनलिज्म के साथ। लोगों के मन में इमोशंस जगा दिए गए पेट्रियोटिज्म के। लोगों को पेट्रियोटिक फीलिंग्स फील करना सिखा दी गई उनके कल्चर के थ्रू। तो इमोशंस और इमेजिनेशन पर फोकस रहा था इन मूवमेंट्स का। और इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, हर एक इंडिविजुअल की जो खुद की यूनिकनेस है उस पर फोकस रहा। लव फॉर नेशन एंड फोक ट्रेडिशन। फोक ट्रेडिशन यानी हमारे जितने भी ट्रेडिशनल हमारा कल्चर है, फेस्टिवल्स मनाने का तरीका है, हमारी वे ऑफ लाइफ जो है उस पे फोकस किया गया। लोगों के मन में अपने कल्चर को लेकर के लव फीलिंग जनरेट की गई। उनके मन में लव फीलिंग को डेवलप करवाया गया उनके कल्चर के बारे में उन्हें जागरूक करके। और लोगों को इन्हीं सब चीजों के थ्रू, इनके ट्रेडिशन, इनके कल्चर के थ्रू इनके नेशन से जोड़ा गया। लोगों को ऐसा फील करवाया गया कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे हर किसी की हिस्ट्री सेम रही है, सभी एक कल्चर को फॉलो करते हैं और सभी के ट्रेडिशंस सेम हैं, तो लैंग्वेज सेम है मेनली। तो इन सभी चीजों के थ्रू लोगों को कनेक्टेड फील करवाया गया। ऐसा फील करवाया गया कि आप सब एक कल्चर से, एक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हो, तो ये बेटर रहेगा कि आप लोग मिलके एक अपना नेशन बना लो। तो यही कल्चर के टुवर्ड्स लव जनरेट किया गया लोगों के मन में और इसी के थ्रू लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए, अपने कल्चर के लिए लड़ाई लड़नी शुरू करी और उसे ही हमने रोमांटिसिज्म का नाम दिया। जोहान गॉटफ्राइड हर्डल, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनका मानना ये था कि एक नेशन की जो स्पिरिट है यानी एक नेशन की जो आत्मा है वो क्या है? कल्चर। यानी उस रीजन में लोग जो कल्चर फॉलो करते हैं वही असल में उस नेशन की आत्मा है। उस नेशन को बना के रखने में उस कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और स्पिरिट ऑफ नेशन, नेशन की जो आत्मा है, नेशन की जो स्पिरिट है, उसकी कंसाइंस यानी उसका जो बेस माना गया है कल्चर, उसी को जर्मन लैंग्वेज में वॉक्सगीस्ट कहते हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। अब रोमांटिक नेशनलिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोर क्लियरली हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये रोमांटिक नेशनलिज्म क्या था और रोमांटिसिज्म को, कल्चर के टुवर्ड्स प्यार को कैसे जोड़ा गया नेशनलिज्म के साथ। फर्स्ट केस हम देखेंगे जर्मनी का। ब्रदर्स जेकब एंड विल्हेम ग्रिम, जिन्हें ग्रिम ब्रदर्स भी कहा जाता है, collected folk tales and songs and promoted German language and identity। ये जो दोनों ब्रदर्स थे, ग्रिम ब्रदर्स, इन लोगों ने अपने फोक टेल्स यानी अपने रीजन के कुछ जो लेजेंड्स रहे हैं उनके बारे में टेल्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह कंपोज करी और सॉन्ग्स कंपोज किए और इन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट किया। लोगों के मन में अपनी लैंग्वेज के टुवर्ड्स लव डेवलप करवाया, उन्हें बताया कि लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी डेली लाइफ में। और ऐसे ही हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में चली थी उसमें देखने को मिला। जब इंडिया में इंडिपेंडेंस मिल गई, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद जाकर के हमने नोटिस किया कि लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गया। जब हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज बनाया जा रहा था, तब काफी लोगों का कहना था, स्पेशली साउथ इंडियन रीजन में, कि वो हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए तमिल लैंग्वेज, तेलुगु, उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे किसी को हिंदी आती नहीं है तो सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में ही क्यों सोचा जाए, नॉर्दर्न स्टेट्स में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसे ही क्यों काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। लैंग्वेज जो है, हमारी मदर टंग जो है, वो हमारे कल्चर, हमारे इमोशन से जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए जो ग्रिम ब्रदर्स थे, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट किया और जर्मन आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करी, लोगों को जर्मन कल्चर के बारे में बताया, जिससे कि लोग कनेक्टेड फील कर सकें और यूनाइट हो सकें। और यही ग्रिम ब्रदर्स थे जिन्होंने बहुत फेमस स्टोरीज लिखी हैं, जैसे हेंसल एंड ग्रेटल, सिंड्रेला, स्नो वाइट, रेपेंजल और भी बहुत सारी जो बहुत फेमस कहानियां हमने सुनी हैं, वो इन्हीं के थ्रू लिखी गई हैं, इन ग्रिम ब्रदर्स के थ्रू। अब हम देखेंगे पोलैंड में क्या केस था। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, पॉलिश लैंग्वेज वाज बैंड इन स्कूल्स। पोलैंड में रशियन जो थे उन्होंने रूल स्टैब्लिश कर लिया था, यानी रशियन ऑक्यूपेशन हो चुका था, रशियंस की टेरिटरी बन चुकी थी पोलैंड। अब पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, बट इनकी जो लैंग्वेज है उस पर बैन लगा दिया गया। स्कूल में पॉलिश लैंग्वेज पढ़ाए जाने पर बैन लगा दिया गया और रशियन लैंग्वेज का डोमिनेंस क्रिएट किया गया, रशियन लैंग्वेज को प्रमोट किया गया उस रीजन में जहाँ पे लोगों की लोकल लैंग्वेज, उनकी मदर टंग पॉलिश थी। तो अब लैंग्वेज की बात आ गई है, यानी हमारी मदर टंग, हमारी इमोशंस की बात आ गई है। तो इमोशंस की वजह से तो लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही हुआ, लोगों ने रिवोल्ट किया, साइलेंट रिवोल्ट चला था यहाँ पे। क्लर्जी, जिन्हें हम प्रीस्ट भी कहते हैं, प्रीस्ट क्लर्जी एक ही बात है, यूज्ड पॉलिश इन चर्चेस एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अब इन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट किया, इन्होंने चर्चेस में जो प्रीस्ट हुआ करते थे उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज में ही अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखी, बाइबल पढ़ी जाती थी या कोई भी मॉर्निंग प्रेयर्स जो होती थी चर्च में, वो पॉलिश लैंग्वेज में ही कंटिन्यू करवाई गई। उन्होंने रशियन लैंग्वेज को फॉलो ही नहीं किया और इस तरह से उन्होंने रशियन रूल जो था उसके रेजिस्टेंस में खुद की वॉइस साइलेंटली रेज करी, यानी उन्होंने साइलेंटली प्रोटेस्ट किया रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में, रशियन लैंग्वेज के अगेंस्ट में। लैंग्वेज एज अ नेशनल यूनिटी, लैंग्वेज हेल्ड ऑर्डिनरी पीपल इमोशनली टू द आइडिया ऑफ अ नेशन। अब जो लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी यानी कॉमन पीपल को, कॉमन जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है अपनी कंट्री के साथ जुड़ने में, कनेक्टेड फील करने में। अब किसी टेरिटरी, जैसे जर्मन के एग्जांपल ले लेते हैं, जर्मनी, वहां पे क्या था, जर्मनी 39 कॉन्फेडरेशन में बटी हुई थी। हालांकि अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते थे, बट इन ग्रिम ब्रदर्स ने उन्हीं सबको एक तरह से यूनाइट करने की कोशिश करी
उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट किया, जितने भी अपनी टेल्स सॉन्ग्स थे वो सब जर्मन लैंग्वेज में लिखी और लोगों को उन्हीं के थ्रू यूनाइट करने की कोशिश की। उनके कल्चर को मेंटेन करने की कोशिश करी इन्हीं ग्रिम ब्रदर्स ने। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो इमोशनली हम कनेक्टेड है लैंग्वेज से, तो इसीलिए लैंग्वेज के लिए काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रोमांटिसिज्म फॉर नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म के लिए मतलब नेशनलिज्म की जो फीलिंग डेवलप करवाई गई लोगों के मन में इस रोमांटिसिज्म के थ्रू, यानी कल्चर के टुवर्ड्स लव के थ्रू जो नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करवाई गई लोगों के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अब इस रोमांटिसिज्म की इंपॉर्टेंस क्या थी? गिव इमोशनल अपील टू नेशनल मूवमेंट्स। अब एक तरह से जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे उन सबको इमोशंस के साथ जोड़ दिया गया, उसमें एक इमोशनल डायमेंशन भी जुड़ गया आकर के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में। स्प्रेड नेशनलिस्ट थ्रू सॉन्ग्स, स्प्रेड नेशनलिज्म थ्रू सॉन्ग्स, स्टोरीज, सिंबल्स विच कॉमन पीपल कुड रिलेट टू। अब नेशनलिज्म की ये जो फीलिंग है इसे सॉन्ग्स, स्टोरीज और काफी सारे सिंबल्स के थ्रू एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया। मतलब काफी सारे सॉन्ग्स लिखे गए, काफी स्टोरीज लिखी गई, सिंबल्स बनाए गए, ऐसे सिंबल्स जो कि हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सॉन्ग्स जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, जिससे कि लोग इजीली खुद को कनेक्ट कर पाए उन सभी सॉन्ग्स, स्टोरीज, सिंबल्स के साथ। कनेक्टेड पास्ट ट्रेडिशंस विद मॉडर्न स्ट्रगल्स फॉर नेशनहुड। अब ये जितना भी उनका पास्ट ट्रेडिशन था, यानी जो पुराने टाइम से ट्रेडिशन उनका चला आ रहा है, तो उसी ट्रेडिशन को उन्होंने अपने मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के साथ जोड़ दिया। Strengthen the idea that nations are not just political entities but cultural communities। अब रोमांटिसिज्म के ही थ्रू ये आइडिया लोगों के मन में फैलने लगा कि जो नेशंस हैं, एक जो कंट्री है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं बनती है, बल्कि उसमें उस नेशन को बनाने में कल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कल्चरल कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी नेशन को बनाने में। उसका एक तरह से फाउंडेशन, बेस जो है वो यही कल्चर बनाता है। सो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, कैसे हमने अपने कल्चर को नेशनलिज्म के साथ जोड़ा और कैसे अपने मूवमेंट्स को, प्रोटेस्ट्स को कंटिन्यू रखा, वो सब हमने इस टॉपिक में जाना। आई होप सब क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है, बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। That's all for today. Stay curious, stay consistent. Thank you very much.